हेलो एवरीवन, एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ शालिनी कपूर तिवारी। सोना और चांदी में निवेश का सही तरीका क्या है, आपको क्या सूट करेगा, इसे लेकर के जो हमने पार्ट 1 किया है मनीष गुप्ता सर के साथ, वो आप देख चुके हैं। आज पार्ट 2 की बारी है। उनसे समझा है मैंने इस पॉडकास्ट में कि 2026 में शेयर मार्केट किधर जा सकता है, कितना जा सकता है। एक्सपर्ट्स ये कह रहे हैं कि 2026 में मार्केट क्रैश हो सकता है, इवन गोल्ड भी क्रैश हो सकता है। कितनी सच्चाई इसमें मनीष सर देखते हैं, ये हमने उनसे पूछा है। हमने उनसे जाना है कि आपको अपने पोर्टफोलियो में कितने शेयर्स रखने चाहिए और कितने म्यूचुअल फंड्स रखने चाहिए, इमरजेंसी फंड आपके पास कितना होना चाहिए। ये सारी बातें पॉडकास्ट में आप समझ पाएंगे। मनीष गुप्ता सर बहुत जाने माने टैक्स एक्सपर्ट हैं, वो इकोनॉमिस्ट हैं, सीए वो हैं, तो बारीकी से उन्होंने विश्लेषण इन सारी चीज़ों का किया है। पर डिस्क्लेमर मैं यहाँ पर दे देती हूँ, जो भी बातें आपको समझाई गई हैं, पॉडकास्ट में बताई गई हैं, आपको खुद जांचना है, परखना है, समझना है, उसके बाद ही निवेश करना है। पार्ट 2 में आपको दिखाऊं, उसके पहले एसकेटी पॉडकास्ट हिट्स को आप सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए, और अब आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आपको पार्ट 2। एक कोट जब मैं पढ़ रही थी, मैं वापस गोल्ड के ऊपर यहाँ पर आऊँगी, क्योंकि हमें ये तो मालूम चल चुका है कि 26 से 27 तक हमारे लिए एक बेहतर निवेश न सिर्फ सोना है बल्कि चांदी भी है। लेकिन जब मैं पढ़ रही थी तो मैंने देखा कि गिलबर्ट साहब ने ये कहा है कि 2026 में तो सोने में क्रैश आ सकता है। उन्होंने कहा ये जो रैली है सोने की 2026 में ख़त्म हो जाएगी और बेयर मार्केट यहाँ पर शुरू हो जाएगा। क्लियरली उनकी तरफ से इंडिकेट किया गया है। व्यूवर्स को मैं बता दूँ कि गिलबर्ट साहब बहुत बड़े मार्केट के विश्लेषक हैं, और अब जब उनकी तरफ से ये विश्लेषण दिया गया है तो मैं ये अब आपसे भी समझना चाहती हूँ कि क्या 2026 में सोना क्रैश हो जाएगा, ऐसी कोई भी संभावना है? अगर गिलबर्ट साहब को ये पक्का पता होगा सोना गिर जाएगा या कब उठेगा तो वो तो खुद तो जो है अरबपति हो चुके होते। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, अगर किसी को, देखिए सब लोग अपना अपना अंदाजा लगाते हैं। आप एक बात बताइए, मार्केट लगातार चढ़ रहा है, लगातार लोग शेयर खरीद रहे हैं, तो कोई ऐसा भी तो है जो बेच रहा है। ठीक बात। अगर सोने की डिमांड है लगातार, सोने की, चांदी की, गोल्ड की, सॉरी शेयर्स की, लगातार लोग शेयर खरीद रहे हैं, ऑन एवरी सेल देयर इज अ परचेज। ठीक बात। अगर आज मैंने टीसीएस के 1000 शेयर खरीदे तो कोई टीसीएस का 1000 शेयर बेच रहा है। हाँ। इसका मतलब क्या है? ये खेल परसेप्शन का है। जो खरीद रहा है वो ये सोच रहा है कि आगे बढ़ेगा, और जो बेच रहा है वो सोच रहा है कि गिरेगा, बहुत सही टाइम है, निकल लो, मार्केट गिरने वाला है। अब गिलबर्ट साहब क्या सोचते हैं उस पर मेरे कमेंट करने का फायदा नहीं, क्योंकि वो एक अपने एक्सपर्ट हैं, उनकी एक अलग अप्रोच है। हिंदी में से कहते हैं तेजाड़िए और मंदाड़िए। हाँ। किसको क्या लगता है, बुल और बियर? तो ये एस्टिमेट करना आसान नहीं है, क्योंकि सोना इंटरनेशनली अलाइंड होता है, ये तो फैक्ट है। लेकिन जिस तरीके से इसमें देश के हालात हैं, विश्व के हालात हैं, पहले से तो बेहतर हैं, है ना? क्योंकि अब कहीं ऐसा नहीं होना कि वर्ल्ड वार होने वाला हो। अगर एक साल पहले देखें तो वर्ल्ड वार होने वाला था। तो जब 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 विश्व में युद्ध की स्थिति आए, संकट आए, अनार्की हो, ऐसे में गोल्ड सबसे बेटर सिक्योरिटी लगती है। तो गोल्ड के रेट आसमान में पहुंचते हैं, चांदी आसमान की तरफ पहुंचेगी, क्योंकि लोगों को लगता है सेफ्टी सिक्योरिटी ये है। अगर जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो लोग क्या लेके आए? अगर किसी के हाथ में सोने की अंगूठी बची है तो वो उसके लिए व्यापार करने का साधन बन गई। तो लगता है कि यार फिजिकल सोना है तो वो काम आएगा, इसलिए सोने का रेट बढ़ता है। अब उन्हें लग रहा है कि विश्व भर में शांति छा गई तो सोने का रेट क्रैश कर जाएगा। और मैं कहता हूँ शांति कभी विश्व में हो ही नहीं सकती, क्योंकि जब तक अमेरिका, रूस, चाइना ये तीनों आपस में एक दूसरे को आंखें दिखाते रहेंगे, ना शांति होगी ना क्रांति होगी। तो ऐसे में सोना स्टेडी रेट से बढ़ेगा। 25 से 30% ग्रोथ सोने में आती रहेगी अगले 2-3 साल तक, स्पेशली तब तक जब तक ट्रंप साहब राज कर रहे हैं अमेरिका पर। तो सोने को लेकर बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा बुलिश नहीं होना है। ठीक ठाक अपनी टोटल इन्वेस्टमेंट का 25 से 30% मेटल में होना चाहिए हमेशा। हाँ, मैक्सिमम 30% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ गई, भाई आज मैंने जो कह दिया वो हो जाएगा, इस बात के भी चांसेस है कि बाई चांस कुछ ऐसा हो कि ना हो, तो हमारे पास
अलग अलग बास्केट होनी चाहिए, एक ही टोकरी में सारे अंडे नहीं रखने हैं, अंडे टूट सकते हैं। ऐसे में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट गोल्ड में, थोड़ा सा मतलब जितना गोल्ड में कर रहे हैं उसका 25% चांदी में कर लीजिए, और उसके बाद आप देखिए कहाँ कहाँ आपको पैसा लगाना है, क्योंकि आपको थोड़ी सी लिक्विडिटी भी रखनी है, और लिक्विडिटी इंश्योरेंस से भी नहीं आएगी और लोन चुकाने से भी नहीं आएगी, तो थोड़ी सी एफडी। मजे की बात है, मिडिल क्लास एफडी को बड़ा अच्छा समझता है। हाँ। और एफडी का रेट 5% भी नहीं है, और उस पर भी आपको इनकम टैक्स देना है, कोई छूट नहीं है। तो एफडी तभी के लिए कि आपको मानो 1 साल में 6 महीने में टारगेट है, और आपको लगता है कि उस पैसे में मुझे कमी नहीं चाहिए, कोई नुकसान नहीं चाहिए, मुझे सेफ जोन में रहना है, या मेरा एज ग्रुप ऐसा है कि मुझे कोई एडवेंचर नहीं करना, या कोई ऐसी स्थिति है कि मुझे ये पैसा एफडी में रखना ही रखना है, कोई कंपल्सन है, तभी एफडी जरूरी है, वरना हर छोटी बात के लिए एफडी करने की जरूरत नहीं है। जैसे मुझे सपोज एक मैंने प्रॉपर्टी खरीदने का प्लान है कि 6 महीने बाद मुझे एक प्रॉपर्टी खरीदनी है, हाँ। और मुझे 4 महीने बाद पैसे देने हैं आधा, और उसके बाद बचा हुआ पैसा आपको 6 महीने में देना है, और मेरे पास पैसे रेडी हैं, मैं एफडी भी कर सकता हूँ, म्यूचुअल फंड भी कर सकता हूँ, गोल्ड भी ले सकता हूँ। लेकिन मेरे को लगता है अगर बाई चांस कोई ऐसी परिस्थिति आती है कि एकदम से मार्केट क्रैश करता है, तो मैं लुट जाऊंगा, मेरी प्रॉपर्टी छूट जाएगी, और प्रॉपर्टी छूटेगी, उसमें अभी मैंने जो टोकन दे रखा है वो भी कहीं गड़बड़ ना हो जाए, तो मुझे तब एफडी में रखना जरूरी है। अदरवाइज नॉर्मली इन्वेस्टमेंट करने के लिए एफडी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जितनी रफ्तार से इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, आपने अगर 5 साल के लिए कोई एफडी कर दी, तो 5 साल, जैसे आज जितने का हम आटा खरीद रहे हैं, 100 किलो आटा जितने पैसे का खरीदते हैं, आपकी एफडी 5 साल बाद जो इंटरेस्ट समेत आएगी उतने में वो आटा उतने का नहीं आएगा। इसे कहते हैं इन्फ्लेशन डिफरेंस, यानी आपकी बाइंग पावर जो पैसे की है वो पहले के मुकाबले कमजोर हो जाएगी। तो लंबे समय के लिए एफडी में पैसा कभी नहीं लगाएं। मिडिल क्लास हम जैसे लोग जो हैं वो सबसे ज़्यादा यही सोचते हैं कि बैंक में पड़ा है एफडी कर दो। अरे बैंक वैसे आपको 4% सेविंग पे इंटरेस्ट दे रहा है, एफडी में 5 दे रहा है। अब तो ऐसी भी स्कीम आ गई है सर कि आपने बैंक में 10 लाख रुपए डाल दिया तो एक कैपिंग होती है कि 2 लाख के ऊपर का जितना है वो सेविंग में ही पड़ा रहेगा, पर हम आपको एफडी का पैसा देते रहेंगे, इसलिए भी लोग छोड़ देते हैं। हाँ, वो फ्लेक्सी ऑप्शंस हैं, लेकिन वो रोज ही आपके अकाउंट में उछल कूद मचाते रहेंगे, पैसा आया पैसा चला गया, 2 लाख से ऊपर आया चला गया। हाँ। तो वो भी एक नॉर्मल मिडिल क्लास आदमी इन्वेस्टमेंट किस लिए करता है कि कुछ पैसा बढ़ जाए, रोज रोज उसके अकाउंट में रोज मैसेज ही आते रहे, और उससे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर अब देखिए बात तो वही हुई, चलो आपने एफडी फ्रीज कर दिया या आपने डी फ्रीज छोड़ दिया कि मैं बिजनेस में हूँ, मानो मेरे को कोई जरूरत पड़ी तो मैंने पैसे निकाल ली, मेरी एफडी टूट गई और पैसे आ गए तो मेरी एफडी बन गई, यही तो है। लेकिन ये सब इतनी उखाड़ पछाड़ करने के बाद हाथ में क्या आएगा, सब मिला के 5,000 रुपये नहीं आएंगे। तो मैं एफडी इज फॉर इमरजेंसी फंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एफडी फॉर इमरजेंसी, आपको लिक्विड फंड की बात थी, आपको याद होगा आपने शुरू में भी कहा था कि पुराने लोग सोना चांदी इसलिए रखता था कोई दिक्कत आए, और अब पर्सनल लोन मिल जाता है। हाँ। एक और बड़ी बात थी उसमें, अब मेडिक्लेम भी है। सबसे ज्यादा जरूरत कब थी, हारी बीमारी, और उसके लिए मुझे याद है हमारे बचपन में जब हमारी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी मतलब बिल्कुल लोअर मिडिल क्लास थी और भी उससे भी कम थी, मेरी माँ हर दिवाली 2 चांदी के सिक्का खरीद लिया करती थी, और ये सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ, सिक्कों के नंबर बढ़ते गए। और आज मैं देखता हूँ उनके पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है। एक बार मैंने मजाक में कहा, मम्मी चांदी की बढ़ गई है, इसको बेच देते, तो मैं डांटने लगी कि नहीं ये मेरा कॉन्फिडेंस है। अब वो उससे भावनात्मक अटैचमेंट हो गई। लेकिन मैं ये जानता हूं कि हमने जब सिक्के खरीदे हमने उस पर मेकिंग चार्ज भी दिया था। ठीक बात। और सिक्कों की प्योरिटी का कुछ नहीं पता, वो ज्वेलर आपको कितनी प्योरिटी की चांदी दे के गया कोई नहीं जानता, लेकिन हमारे पास सिक्के आज भी रखे हैं, तो हमारा कॉन्फिडेंस तो मेरी माँ का बरकरार है। लेकिन इन्वेस्टमेंट के नाम पे क्या हमें रियल इन्वेस्टमेंट मिलेगा, नहीं पता। इसलिए अब अगर आपके पास मेडिक्लेम है तो आपको इमरजेंसी फंड छोटा रखना है, लेकिन इतना तो रखना ही है कि अगर आपकी जॉब ना रहे, व्यापार ना रहे, तो आपको 6 महीने तक ब्रेड बटर की दिक्कत ना हो। क्योंकि आमतौर पर 6 महीने में नौकरी मिल जाती है, व्यापार सेटअप हो जाता है, अनटिल एंड अनलेस कि कोई एक्सट्रीम सिचुएशन किसी के साथ हो। तो 6 महीने का इमरजेंसी फंड का मतलब जो उसकी नॉर्मल खर्चा करने की जो
नीड है उसका आधा इमरजेंसी फंड होना ही चाहिए। यानी जैसे अगर मेरे को 1 लाख रुपए खर्च करने के लिए चाहिए तो इमरजेंसी फंड 50,000 और 6 महीने का। मतलब मैं ये मान लूं कि 3 महीने की सैलरी अगर रख 6 महीने की, हाँ 3 महीने की सैलरी, बिल्कुल तो हो गया आपका काम। 3 महीने की सैलरी आपने पूरी पूरी रख ली तो ये पैसे आपको लिक्विड फंड में, जैसे आप एफडी की शेप में रखें, म्यूचुअल फंड की शेप में रखें, या किसी ब्लू चिप कंपनी के शेयर ले लें उसमें रखें, वो आपके लिए सफिशिएंट, और ये हर एक व्यक्ति को रखना ही चाहिए। इससे ज्यादा लेकिन एफडी में पैसा डालने की कोई जरूरत नहीं है। ये भी एक आपको थंब रूल आज मिल गया है। तो जिसकी जितनी सैलरी है या बिजनेस में जो महीने में मंथली आपकी या कह लो घर का खर्च आपका जितना है, 3 महीने जितना आप अलग एफडी में रख लो, उससे 1 रुपया ज्यादा एफडी में रखने का अभी के समय में कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि चांदी के सिक्कों की आपने बात की, सर मैं बनारस की रहने वाली हूँ और बनारस में चांदी के सिक्के से टीका लगाने का बड़ा रिवाज है। तो इसलिए हमारे घर में भी हर दिवाली चांदी के सिक्के भी खरीदे जाते थे। 2-3 साल में एक बार सोने की गिन्नी खरीद ली जाती थी। मुझे याद है मेरी बहन की शादी में मेरे पिताजी ने चांदी के सिक्के से टीका सबको लगाया था। और आज भी हम जब घर जाते हैं तो लौटते समय 1100, 2100, 5100 के लिफाफे की जगह चांदी के 2 सिक्के, 3 सिक्के, 5 सिक्के, 7 सिक्के, ऑड नंबर ही होता है हमेशा, तो उससे आपको टीका लगाया जाता है। तो इसलिए भी मैं अगर पर्सनल बनारस की अपने घर की बात करूं तो हमारे यहाँ चांदी के सिक्कों का मतलब ऐसे वजन आप जब हाथ में लेते हो तो लगता है अरे इसका करेंगे। अच्छा उसकी कीमत इतनी कम है कि लगता है बैंक में भी रख के क्या करें, लॉकर ही भरेगा, फिर घर में भी रखने में लगता है। तो लेकिन वो बिकता नहीं है। इस घर से उस घर टीका लगा के चला जाता है, शायद उस घर से इस घर टीका लग के आ जाता होगा, लेकिन वो बिकता कभी नहीं है। ये ठीक बात है आपकी। अब इसमें मैं आपको बता दूं, हाँ। मैं बहुत एक्सपर्ट तो नहीं हूं चांदी की प्योरिटी का, लेकिन वो कितने प्योर हैं ये जानना बहुत मुश्किल है। पर सर मैं तो जिन सिक्कों की बात कर रही हूँ वो पहले जो चला करते थे ना 1800 हाँ, वाले, वो जो किसी अंग्रेज अधिकारी का फोटो लगा है, राइट, राजा और रानी की फोटो होती है, ऐसे नए भी बनते हैं। अगर आपको ये लग रहा है सन जो अंकित होगा वो तो उसकी डाई है। अगर आपको ये लगता है कि किसी अंग्रेज अधिकारी का उस समय के वायसराय का या लॉर्ड क्लाइव का या किसी का फोटो लगा हुआ है और उस समय सन मिली है, तो ऐसे सिक्के नए भी बनते हैं। आपको लगे कि वो आपको एंटीक सिक्के मिल रहे हैं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, वो नए बनते हैं। और आपको देखिए वो सिक्के अब इन्वेस्टमेंट नहीं है, पर फिर भी वो ठीक है। अब उनकी भी माइंडसेट क्या है, आपके फादर का माइंडसेट क्या होगा, अगर इसको मैं 2100 रुपए दूंगा तो ये क्या करेगी, खर्च कर देगी। हाँ। ये सिक्के उसके पास उसका स्त्री धन है, हाँ। ये उसके मुश्किल समय में उसका कॉन्फिडेंस है। ठीक बात। तो बड़ी बात कॉन्फिडेंस है। देखिए होता क्या है, आपके पास कई बार किसी के पास मुसीबत आती है, निकल जाती है, अगर उसके पास कोई और इन्वेस्टमेंट हो खर्च हो जाता है, सोना चांदी आसानी से बेचा नहीं जाता, तो वो रुका रह जाता है। तो ये असली खेल इमोशनल टच का है, कॉन्फिडेंस का। इमोशनल टच से मैं एक चीज़ और बताऊं, फिर मैं शेयर मार्केट के ऊपर जाऊंगी। मेरे पिताजी हमेशा जब हम कोई क्लास पास कर लेते थे, हम 2 सिस्टर्स हैं, हमने हाई स्कूल पास कर लिया, तो वो हमें सीधे सोनार की दुकान पे ले जाते थे कि आज एक चेन, जैसे आजकल के पेरेंट्स करते हैं ना, आपको आईफोन दिला देते हैं, आजकल के पेरेंट्स आपको कहीं फॉरेन ट्रिप पे ले जाते हैं, वो बस तुरंत ले जाके बिठा देते, तो कहते थे कि आज एक ईयरिंग ले लो, तुमने 12th पास किया है, तुम ग्रेजुएट हो गए हो, तुम ये। तो ऐसे करके बड़ा सोना और धन इकट्ठा हो गया। उसमें भी सर क्या होता था, हम जैसे जाते थे तो हम तो बच्चियाँ थे, अब 8th मैंने पास कर लिया या मैं 5th के बाद 6th में आ गई, तो वो ले जाके बिठाते थे, तो भैया हमें दिखाते थे ज्वेलरी, तो हम जो बड़ा गर्लिश सा बड़ा क्यूट सा कुछ होता था वो उठाते थे कि पापा ये चाहिए। तो भैया भी समझाते थे जो दुकान पे थे और पापा भी, दोनों कहते भाई ये क्या ले रही है, ये वाला लो। भैया भी कहते थे सॉलिड, हाँ भैया भी कहते थे तुम समझ नहीं रहे हो पापा क्यों कह रहे हैं, ये वाला लो जिसमें वजन है, इसमें वेस्टेज कम है। आप उसको वजन से मत सोचिए, क्योंकि पापा बजट तो बना के लाए हैं कि मुझे 20 ग्राम दिलवाना है या 5 ग्राम दिलवाना है। बच्चा पसंद कर रहा है कुछ हल्का सा। नहीं, उनका पर्पस क्या है कि आइटम वो लेना है जिसमें कलाकारी कम हो, आर्ट कम हो, तो उसमें क्या है प्योरिटी ज्यादा मिलेगी और वेस्टेज कम होगी। क्योंकि आपने ज्वेलरी लेते समय आपने क्या सोचा, रेट क्या चल रहा है, 1,33,000 चल रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप मेकिंग चार्ज की बात आती है तब पता लगता है अरे इसकी तो मेकिंग चार्ज ज़्यादा है। एक ही शॉप पे आपको अलग अलग ज्वेलरी पर अलग अलग मेकिंग चार्ज होते हैं, और वो मेकिंग चार्ज का फिर कोई यूज नहीं है। आपने एक बार 1,30,000 रुपये दी और सपोज उसने 6% मेकिंग चार्ज किया, तनिष्क तो बहुत ज़्यादा करता है, मानो आमतौर पर 4, 5, 6, 7% की मेकिंग चार्ज होते हैं, 10% भी होते हैं। आपने वो मेकिंग चार्ज अगर दे दिए तो वो आपकी खत्म वैल्यू,
यानी आपने जब 1.5 लाख का कोई प्रोडक्ट खरीदा तो उसमें 5% मेकिंग चार्ज है, तो यानी वो पैसे आपके गए। इसलिए वो कहते थे जितनी सॉलिड होगी, जितनी डिजाइन सिंपल होगी, उसमें आपकी मेकिंग चार्ज कम होगी, क्योंकि उसे बनाने में गोल्ड की वेस्टेज कम हुई होगी। ये है गोल्ड की बात चली। एक बात बिल्कुल छूट रही थी, मेरे को याद आया तो मैं आप कहें तो बता दूं। जी जी। गोल्ड में एक बहुत अच्छा ऑप्शन था, सॉवरिन बॉन्ड। हाँ, पर सरकार ने बंद कर दिया, अब निकाल नहीं रही है सरकार। नहीं, लेकिन मार्केट में मिलता मार्केट है। में अवेलेबल है। हाँ, आपको ये देखिए, सरकार जब निकालते, सरकार को लगता है कि भाई पैसे की जरूरत है, गोल्ड बॉन्ड डालो और हाँ, निकालो, हाँ। और अपने पैसे ले लो, और 15 साल के लिए सरकार को पैसे नहीं चुकाने। जिसको बेचना है वो मार्केट में बेच ले। सरकार की तो लंबी प्लानिंग चलेगी। ये जो 15 साल के लिए पैसे आए, इससे मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करूंगा, डिफेंस में पैसा लगाऊंगा, बड़े फाइटर प्लेन S-400 ये सब खरीदे जाएंगे। लेकिन पब्लिक के लिए तो अवेलेबल है ना। आपको आज 10,000 रुपये का गोल्ड खरीदना तो गोल्ड बॉन्ड खरीदिए। आपका ऑनलाइन खरीदना, आपके बैंक से गया पैसा, ऑनलाइन ट्रांसफर हो गया, आपके डीमैट में दिख रहा है, आप हमेशा सेफ है, कभी भी देख लीजिए। और जब आपको लगे मार्केट में ठीक है, मार्केट में बिकता है। मैं चाहूँगी सर इसे आप और क्लियर कीजिए, उसके पीछे मैं आपको वजह बताऊं। हमने अभी पॉडकास्ट किया था पैसा बोलता है में ही, सुनील गर्ग सर हैं टैक्स एक्सपर्ट, उनका किया, तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बताई सॉवरेन गोल्ड के बारे में कि कैसे उसमें आपको 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट मिलता है, जो आपको बाकी ना ETF में मिलेगा ना गोल्ड फंड में मिलेगा। फिर उन्होंने बताया कि इसमें आपकी टैक्स सेविंग भी होती है। डिटेल में उन्होंने बताया। कॉमेंट सेक्शन में अब लोग आकर के कह रहे हैं कि इनको तो इतना भी नहीं मालूम है, ये भी नहीं जानते हैं कि गोल्ड बॉन्ड तो गवर्नमेंट बंद कर चुकी है, ये क्या बता रहे। मतलब लोगों को कंफ्यूजन है उसे लेके। तो अब क्योंकि ये बात आप छिड़ी गई है आज, तो मैं चाहती हूँ आप डिटेल में बताइए कि बॉन्ड तो सरकार ने बंद कर दिया, आप कैसे मार्केट से खरीदो। मैं बताता हूँ। जैसे किसी एक कंपनी का आप नाम सोचिए, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ। हाँ, कोई भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वो शेयर जीवन में 1 बार 2 बार 4 बार 6 बार निकालती है। ठीक बात। यानी जैसे कंपनी, जैसे आप न्यूज़ पढ़ते हैं कि ये फला कंपनी आज लिस्ट होने वाली है, यानी इसका शेयर अब कंपनी अलॉट करने वाली है, आप लोग अप्लाई करिए। ठीक है, हम लोग डीमैट के थ्रू अप्लाई करते हैं। अब इसके बाद क्या, अब कंपनी रोज रोज तो शेयर बेचेगी नहीं। आज सपोज टाटा की कोई कंपनी है, हमने कहा ठीक है मैं शेयर लेना है, तो टाटा आज थोड़ी निकालेगी, लेकिन वो शेयर सेकेंडरी मार्केट में अवेलेबल है। अगर मुझे आज टाटा का शेयर चाहिए, जो शेयर 100 रुपये का था वो 101 का मिलेगा, या 90 का मिलेगा, या 120 का मिलेगा, या जो भी मार्केट में रेट होगा उसमें मिलेगा। मैंने जाके मार्केट में सौदा डाला, चाहे वो ऐप से डाला, ऑनलाइन डाला, ब्रोकर के थ्रू डाला, मेरे खाते में शेयर आ गए, मेरे पैसे चले गए। टाटा कंपनी ने एक बार में पैसे शेयर निकाल दिए, अब वो बार बार नहीं निकालेगा, अगली बार वो 10 साल बाद 5 साल बाद उनका नंबर आएगा दोबारा शेयर आउट करने। लेकिन जो शेयर मार्केट में फ्लोट हो गए, कभी आपके घर और कभी मेरे घर, कभी इसके घर, वो गाना सुना है ना आपने, है कि यार मेरा तितलिया वर्गा, कभी इस फूल दे कभी उस फूल दे। तो शेयर है, बिल्कुल इसी पैटर्न पर गोल्ड बॉन्ड हैं। यानी आपको आज खरीदना है तो आप खरीदिए, कोई ना कोई बेचने वाला तैयार खड़ा है। यही बात मैंने कही थी। जो खरीद रहे हैं, तो आप गोल्ड इसलिए खरीद रहे हो, आपको या तो इन्वेस्टमेंट करना है, या आपको लग रहा है आगे गोल्ड बढ़ेगा। दूसरा वाला जो गोल्ड बेच रहा है, या तो उसे पैसे की जरूरत है, या उसे लगता है गोल्ड नहीं बढ़ेगा। तो परसेप्शन सबका अलग अलग है, और हर कोई परसेप्शन में ही जी रहा है। ठीक बात। जब हम शादी करते हैं, हमें लगता है बहुत खुशी मिलेगी, सबको मिलती, किसी किसी को नहीं मिलती। जब हम कोई जॉब ज्वाइन करते हैं, किसी को लगता है बहुत अच्छा रहेगा, किसी को जॉब छोड़नी पड़ती है। तो ये परसेप्शन का खेल है, जो भी एक्सपर्ट बोले। जी। अब सर सोने चांदी की बहुत बात हो गई, अब हम शेयर मार्केट की भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि 2025 वो साल रहा जब मार्केट ने ऑल टाइम हाई टच ज़रूर किया, शेयर्स ने कुछ खास नहीं दिया है। आप गिनाने के लिए या इतिहास में लिखने के लिए कह सकते हैं कि 2025 में मार्केट ऑल टाइम हाई गया, लेकिन मेरी जेब में जो शेयर्स मेरे पास है, ये ज़्यादातर निवेशकों का हाल है कि उनको तो कुछ खास नहीं मिला। अब बीती ताही बिसार दे आगे की सुध ले। 2026 में सोना क्या हो सकता है, चांदी क्या हो सकता है, सब आपने बताया। तो मार्केट को लेके आपका अनुमान क्या है, मार्केट कहाँ जा सकता है, कौन सा सेक्टर आपको लग रहा है अच्छा कर सकता है? देखिए, अब जिस तरीके से देखिए, शेयर मार्केट बहुत सारी चीज़ों से अफेक्ट होता है। सबसे ज़्यादा सेंसिटिव शेयर मार्केट, अगर प्रधानमंत्री जी को छींक आ जाएगी तो शेयर मार्केट हल्का सा हिलेगा। इंटरनेशनल कंडीशंस, इंटरनेशनल रिलेशंस पर डिपेंड करेगा, जियो पॉलिटिक्स इम्पैक्ट करती है, देश की राजनीति क्या है, अलग अलग स्टेट की पॉलिटिकल इलेक्शन सिचुएशन क्या है, उस पर डिपेंड करता है। मुझे लगता है इस समय जो देश में गवर्नमेंट है वो थोड़ी स्टेबल है।
ठीक है, 2026 में कोई बड़ा इलेक्शन होने वाला नहीं है। ऐसे में शेयर की ग्रोथ अब रीजनेबली ठीक चलेगी, कोई बड़ा क्रैश होने का चांस नहीं है। अमेरिका ने जो टैरिफ एक्स्ट्रा लगा दिया, उसका जो डर था वो इंडियन एक्सपोर्टर के मन से निकल गया। और मजे की बात है, आपको जान के हैरानी होगी कि जो रुपया गिर रहा है उसकी वजह से एक्सपोर्टर की बल्ले बल्ले हो रही है, क्योंकि उसने माल तो $1 लाख का ही बेचा था, उसको रुपये तो ज़्यादा मिल गए। जहां पहले 70 लाख मिल रहे थे वो 90 लाख मिलने लगे। तो जो टैरिफ का जो प्रेशर था वो लगातार धीरे धीरे घट रहा है। प्रधानमंत्री जी और पूरा डिपार्टमेंट उनका लगातार नई नई अप्रोच कर रहा है, नई जगह अपने सील करने की कोशिश कर रहा है। तो इसका मतलब ये है कि बिजनेस अभी ठीक चलेगा। बिजनेस चलेगा तो शेयर मार्केट चलेगा। हम आमतौर पर शेयर मार्केट को 2 तरीके से देखते हैं, एक तो मेरा इन्वेस्टमेंट क्या और एक सेंसेक्स क्या, सेंसेक्स है निफ्टी क्या, ठीक है ना। तो एक तो यहां मैं एक छोटी सी एडवाइस दे दूं, आप कहें तो हाँ। आपका शेयर का पोर्टफोलियो को आप म्यूजियम मत बना लीजिए। यानी आपके पास 4 फला कंपनी, 4 इसके जितने भी बड़े इंडस्ट्री सबके 10-10 शेयर खरीद लिए ना, 10 से 15 शेयर खरीदिए, उन पर ही निगाह लगाइए। मात्र पोर्टफोलियो में 10 से 15 शेयर ही बस रखें। ये 50-100 शेयर, 200 शेयर, हाँ, मैं 200 शेयर वालों को जानती हूँ। नहीं 200 तरह के शेयर रखने हैं, वो नहीं रखने हैं भाई। जब हम सीए करने आए थे तो हमें लगा बैलेंस शीट नहीं मिलती हमें, तब उन दिनों इस तरीके से इंटरनेट पर तो आसानी से अवेलेबल थी नहीं। तो हमने ना एक एक शेयर हर कंपनी का लेना शुरू कर दिया, तो हमें बैलेंस शीट एनालिसिस करने को मिल जाती थी। उनकी बैलेंस शीट हमें जैसे ही क्वार्टरली बैलेंस शीट आ गई हमारे पास। हाँ। तो हमें ये लगा कि ये इन्वेस्टमेंट ठीक है, लेकिन 5 साल बाद हमें महसूस हुआ कि ये म्यूजियम बना लिया हमने अपने पोर्टफोलियो का सिर्फ बैलेंस शीट के लिए। तो हमारा पर्पस बैलेंस शीट मंगाना होता था, लेकिन आज नहीं है। आज ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबल है, एक क्लिक पर आपको बैलेंस शीट मिल जाएगी। तो हम उसकी बैलेंस शीट में ड्राफ्टिंग देखते थे, ऑडिटर क्या लिख रहा है, नोट्स टू अकाउंट्स में क्या लिखा हुआ है। लेकिन अब वो बातें ख़त्म है। आपको 10, 15, 20 का नंबर बड़ा है, और अगर आपका म्यूचुअल फंड में भी स्टेक है तो 5 से 8 शेयर, बस इतने शेयर पर निगाह मारिए। आपको अगर आपको देखिए, एक मानो एक सेक्टर, जैसे अभी क्या है, डिफेंस आगे चलेगा। आपने पूछा कौन से सेक्टर आगे चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करेगा, डिफेंस ग्रो करेगा, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग में कुछ स्पेसिफिक इंडस्ट्रीज ग्रो करेंगी, जैसे मोबिलिटी, आईटी, ये ग्रो करेगा ही करेगा। मेडिकल, फार्मा डेफिनेटली ग्रो करेगा, क्योंकि अब लगातार जिस तरीके से मेडिकल कॉलेजेस सरकार बढ़ा रही है, डॉक्टर्स को बढ़ा रही है, उन इंटीरियर्स में भी डॉक्टर अब अच्छे से पहुंचेंगे, उनको भी अच्छी टेस्ट फैसिलिटी, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिलने लगेगी। तो जाहिर है दवाइयों की ज़रूरत यहाँ भी है और बाहर भी है। तो मेडिकल, फार्मा ये चलेगा, लेकिन बैंक स्टेबल रहेंगे। अब आपके पास सपोज बैंकिंग के शेयर है, आपको लगता है कि बैंकिंग के रख लेता हूँ, आपके पास यस बैंक भी है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी, पीएनबी भी है, यूनियन बैंक भी, तो क्या जरूरत है भाई, 2 रख लो। आपको लगता है एक सरकारी रख लेता हूँ, प्राइवेट रख लेता हूँ, ठीक है, आप एचडीएफसी बैंक या आईसीआईसीआई, इनमें से कोई बैंक रख लो, थोड़ा रख लो। आपके पास पैसे ज़्यादा हैं तो इनका वॉल्यूम बढ़ा लो, पर आपको 10 शेयर में रख के आपका एवरेज हो जाएगा। आपको जो बूस्ट मिलना है, जो मार्केट के चढ़ने पर गेन है, वो नहीं मिलेगा। नहीं, पर हमें लगता है ना कि क्या पता हमारे ही खरीदा हुआ शेयर ना बढ़े और दूसरा वाला बढ़ जाए, तो लाओ 200 ये ले लो, 300 वो ले लो, 100 वो ले लो, 50 वो ले लो, कहीं तो फायदा होगा। तो आपको पता है शेयर मार्केट में टोटल जितनी स्क्रिप्ट है उतना तो आपका इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। अगर आप सब में 100 रुपये लगाएंगे तो सारे शेयर तब भी नहीं खरीद पाएंगे। फिर मिलेगा क्या? उससे बेटर तो आप अगर वो करना है तो आप सेंसेक्स में एक फंड खरीद लो, एक फंड जो सेंसेक्स से लिंक है, कि सेंसेक्स बढ़ेगा तो उनका बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा तो उनका घटेगा तो उनका घटेगा, वो भी कर सकते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं, आपकी नॉलेज अगर है, आपको स्टडी करनी है, तो आप लिमिटेड शेयर तो स्टडी कर पाओगे। आप कैसे 20-25 शेयर कैसे स्टडी करोगे? 30 शेयर कर लिए, फिर आपका फोकस घट जाएगा। अगर आपको फोकस रखना तो म्यूचुअल फंड में क्यों नहीं चले जाते? जो एक वेल एजुकेटेड, मार्केट को समझने वाला, 24 घंटे शेयर को रीड करने वाला, एक्सपर्ट की आर्टिकल्स पढ़ के डिसीजन लेने वाला व्यक्ति आपका फंड चेक कर रहा है, वो बेटर है। लेकिन अगर आप खुद से रिव्यू कर रहे हैं, खुद डायरेक्ट इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आपके इक्विटी में वॉल्यूम क्या होगा वो आपकी चॉइस है। एडवाइस मैं दे सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ स्क्रिप्ट उतनी ज़्यादा रखने का कोई लाभ नहीं है। अब बैंक के तो 20 हैं, आप 20 के रख लो। फिर फार्मा कंपनी कितनी है?
फिर आपको लगता है पीएसयू, ठीक बात। तो एलआईसी से लेके जाने कितने पीएसयू हैं, सब में करेंगे, 2 कर लो 3 कर लो। आपको लगता है पीएसयू में करना है और इंफ्रास्ट्रक्चर में करना, तो 1 पीएसयू पकड़ लो, आप 2 पकड़ लो, बस बहुत है। आप ऐसे 8-10 से ज्यादा सेक्टर थोड़ी पकड़ सकते हैं। आपने 7 सेक्टर तय कर लिए, ये 7 बढ़ेंगे, सारे तो नहीं बढ़ते ना। आप भी मेरे से पूछ रहे कौन कौन सा बढ़ेगा, मैं भी अपना अंदाजा दे रहा हूँ ये बढ़ेगा। तो वहां मैंने आपको 7 बोले, आपने लगा लिया मैं 5 में लगाऊंगा। अब 5 में मैं हर एक सेक्टर में 3-3 कंपनी छांट लेता हूँ, मेरे पास 15 होगी, बहुत है। आपके पास 1 लाख है या 10 लाख है, अमाउंट वही है। नंबर ऑफ स्क्रिप्ट, अमाउंट बढ़ जाएगा आपका, नंबर ऑफ स्क्रिप्ट सेम रखनी है। क्योंकि आप बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट रख के क्या करेंगे, ठीक है, म्यूजियम नहीं बनाना नहीं है। बनाना। म्यूजियम देखने के काम आता है, उसमें रखी हुई चीजें आपके काम की नहीं होती। एक चीज़ आपने और बहुत बेहतरीन कह दी। मुझे लगता है यहीं पे मैं डिस्क्लेमर दे भी दूं, क्योंकि आज के पॉडकास्ट में मैंने डिस्क्लेमर नहीं दिया है। ये मुझसे गलती हो गई है, थोड़ा डिले हो गया, पर दे रहा है दुरुस्त आए वाली चीज़। जैसे गिलबर्ट साहब हैं, वो भी अनुमान ही लगा रहे हैं। गिलबर्ट साहब ने कह दिया तो आप खरीद लें या बेच दें, ये नहीं करना है, आपको खुद रिसर्च करना है। मैं और सर बैठ के यहाँ पर अनुमान ही लगाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो एक्सपर्ट हूँ नहीं, इसलिए मेरी कोशिश रहती है कि मैं किसी एक्सपर्ट को लेके आऊँ और उनकी राय आप तक पहुँचाऊँ। पर ये डिस्क्लेमर देना बहुत ज़रूरी है कि आपको खुद रिसर्च करनी है। वो आता है ना म्यूचुअल फंड के पहले कि सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, ये सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क है, ये गाइडेंस है सिर्फ आपके लिए, लेकिन आप खुद जांच परख लें और फिर उसके बाद जो आपको कदम उठाना है वो उठाएं। आज थोड़ा देर से मैंने डिस्क्लेमर दिया सर। बिल्कुल ठीक है, आपने देर से दिया। बड़े बड़े टीवी पे या अखबारों में एडवर्टीजमेंट आपने देखा होगा, म्यूचुअल फंड का एडवर्टीजमेंट है, नीचे से लिखा होगा नियम और शर्तें, आप जानने से पहले एक्सपर्ट से पूछ लीजिए, लेकिन वो इतना बारीक लिखा होता है, हाँ। पढ़ने का होता ही नहीं। ठीक बात। पर फिर भी ये कानूनी बाध्यता है, हमें ऐसा कर लेना चाहिए। मैं भी जो बात बोलता हूँ अपने परसेप्शन से बोलता हूँ। हाँ। भाई मुझे लग रहा है कि ये मार्केट चढ़ेगा, तो मैंने अपनी राय दे दी। मैं एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट नहीं हूं, मैं अपनी राय इस तरीके से नहीं देता हूं सर्विसेज लेके। मैं अपने अनुमान से लोगों को अपनी एडवाइस दे रहा हूं। आप बेटर है कि आप किसी प्रोफेशनल एडवाइजर से एडवाइस लें, ठीक बात। लेकिन मैं ये देखता हूं कि मार्केट में क्या चल रहा है, मेरा अवेलेबल नॉलेज, अवेलेबल एक्सपीरियंस से मुझे क्या मिल रहा है, उसके हिसाब से मैं आपको शेयर करता हूं। पर आज एक चीज़ बड़ी अच्छी हो गई सर कि क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज टैक्स वाली है, तो हमें सोने चांदी की बातों बातों में वो टैक्स वाली सारा ज्ञान भी बिना पूछे ही मिल गया। मैंने वो सवाल पूछा नहीं था आपसे, लेकिन क्योंकि आपकी एक्सपर्टीज है तो आपने वो सारी चीज़ें खुद ही बता दी कि कैसे हम चाहे सिक्का खरीदते हैं या हम सॉलिड गोल्ड खरीदते हैं तो उसमें हमें कितना टैक्स देना पड़ता है, नहीं देना पड़ता, तो वो बिन मांगे मोती मिले, वो आज के पॉडकास्ट में मुझे मिल चुका है। अब क्योंकि हम शेयर मार्केट्स की बात करें तो मुझे आप ये भी समझाएं कि म्यूजियम नहीं बनाना है, ये तो पता चल गया, 10 से 15 स्टॉक ही रखने ये मालूम चल गया, लेकिन अगर हम फंड्स की बात करें तो फिर वो फंड्स का एलोकेशन क्या होना चाहिए, कितनी तरह के फंड्स मेरे पास होने चाहिए? क्या इसमें भी फेवरेटिज्म कुछ होता है कि कुछ लोग हैं कि जी हम तो लार्ज कैप में ही डालेंगे, हमें लेना ही नहीं है रिस्क? आपके हिसाब से थंब रूल क्या होना चाहिए? देखिए, सबसे पहली बात कि हमें इमोशनली कनेक्ट नहीं होना। कई लोगों को पर्टिकुलर एक व्यापारी पसंद है या एक ब्रांड पसंद है कि जो करेंगे उसी का करेंगे। हाँ। हमें इस सब से दूर हट के ठंडे दिमाग से सोचना है कि हमें किस में पैसा लगाना है। और ठंडा दिमाग क्या होता है? जिसको कैलकुलेशन सपोर्ट करे, जिसको मेरे लॉजिक सपोर्ट करें कि भाई ये इंडस्ट्री आगे चलेगी और इस इंडस्ट्री में पर्टिकुलर ये 3 कंपनी ठीक लगेंगी, वो कैलकुलेशन है। ये पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है? वही पहला रूल है कि आपको सिर्फ अपने पर भरोसा करना है, अपने पर या अपने कंसल्टेंट पर, और कंसल्टेंट से आपको डिस्कस करके ही बात करनी है, ये बात। तो अब आपका दूसरा क्वेश्चन एक बार दोबारा से बताइए, मेरे स्लिप हो रहा है मेरे दिमाग से। कि कौन कौन से फंड्स होने चाहिए मेरे पास? तो मैंने कहा एक बार एनालिसिस कर लीजिए, फिर हमें देखिए हमारा यूसेज क्या है, हमें कितने कितने टाइम के लिए फंड डालना है। देखिए, एक बार मेरे से बहुत बड़ी गलती हुई, मैंने एक बार एक फंड में 2006 में 10,000 रुपये डाले। उस फंड में जब उसने ब्रोकर ने मुझे समझाया कि ये फंड बड़ा अच्छा, आप इसमें रोज 10 बार डालो, रोज 10 बार निकालो, बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी है, ये है वो, उन्होंने कई सारी ऐसी बातें बताई जो मेरा टारगेट था ही नहीं। मुझे लगा कि यार अभी तो मेरी शादी हुई है 2-3 साल पहले, अभी बच्चों की पढ़ाई है, मैं धीरे धीरे काम चलाता रहूँगा, लंबे टाइम के लिए फंड ले लेता हूँ। लेकिन उसमें उस तरीके की लिक्विडिटी होने की वजह से उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा थे। तो मुझे अल्टीमेटली अब तक की लाइफ में सबसे कम बेनिफिट उसी फंड में हुआ। तो मुझे
ये देखना है कि फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, फंड किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या मेरी डायरेक्शन उससे अलाइंड है। अगर मेरे को सपोज इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा लगाना है तो इंफ्रास्ट्रक्चर फंड ले सकता हूँ, गोल्ड में लगाना है तो गोल्ड फंड ले सकता हूँ, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में पूरा वर्ल्ड है, पूरी दुनिया है। तो ऐसे में आपको पहला अपना माइंडसेट करना, वापस डाइवर्सिफाई करना है आपको, तो आप अलग अलग फंड में लगाइए, पर यहाँ भी आपको वही लंबी लिस्ट क्रिएट नहीं करनी है, 1 2 3 4 मैक्सिमम, बस उतने में लगाइए, क्योंकि बहुत बड़ा फर्क नहीं आता है। जो ब्रांड हैं 2-3 कंपनियों के नाम मैं ले सकता हूँ, जो अभी नहीं ले रहा हूँ, आप उनमें से चूज करिए, रिटर्न चेक करिए, एनालिसिस चेक करिए। अभी हमारे पास क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, गूगल है, आप एनालिसिस करिए, कंपेयर करिए किसका रिटर्न बेटर है। एआई की मदद लें, बिल्कुल लेनी चाहिए, एआई की मदद भी लेनी चाहिए, और तमाम तरह के मार्केट में इस तरह की सर्विस ऑफर करते हैं कि ये डेटा भी अवेलेबल है आपके पास, वो पेड भी है और कई बार फ्री भी है। हाँ। ज़्यादातर लोग पेड हैं, लेकिन अगर वो सिर्फ डेटा देने का काम कर रहे हैं तो डेटा को कंपेयर करना, एनालिसिस करना हमारा काम है, हम करें, हमारे 2 लोग मिलकर करें, आप ग्रुप बना लो, आपस में डिस्कस कर लो, एनालिसिस करो। लेकिन अगर आप डायरेक्ट इक्विटी में खरीद रहे हैं या म्यूचुअल फंड का चुनाव कर रहे हैं, आँख कान खुले रखिए, सोच के लॉजिक के हिसाब से फैसला कर लीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, कितने पीरियड के लिए है, और आपकी पर्टिकुलर एनालिसिस क्या कहती है। समय बहुत बड़ा फैक्टर है, और आपकी एनालिसिस उससे भी बड़ा फैक्टर है। अब जाते जाते मैं चाहती हूँ आप ये भी बता दें, क्योंकि 20 से 25% तो मुझे गोल्ड और सिल्वर में लगाना है, 20 से 25% मुझे गोल्ड में लगाना है, जितना गोल्ड में लगा रही हूँ उसमें से 25% मुझे सिल्वर में लगाना है। अब बाकी 75% तो बच गया, 75 to 80%। इसमें क्या पूरा म्यूचुअल फंड है या इसका भी एलोकेशन अलग अलग ढंग से होगा? देखिए, सबसे पहली मेरी सलाह ये है कि अगर आपके पास घर नहीं है तो सबसे पहले एक घर होना चाहिए। मैंने ऐसे ऐसे भी लोगों के वीडियोस देखे हैं जिन लोगों ने कहा है घर तो खरीदना ही नहीं है, लोन लेना ही नहीं है, किराए पे रहो, किराए पे रहो। जो घर 1 करोड़ का आ रहा है उसकी ईएमआई आपकी 1,15,000 आएगी, है ना, वो आपको लेना ही नहीं है। आप 40,000 रुपये में, 50,000 रुपये में रेंट पे रहो, बिल्कुल नहीं करना। ये एडवाइस का मैं सख्त विरोध करता हूँ। एक घर इंसान को जैसे ही मौका मिले, मैं ये नहीं कह रहा तुरंत खरीद लो, जैसे आपके फाइनेंशियल अलाउ करें, सिचुएशन अलाउ करें। कई बार आपको लगता है कि आप हैदराबाद में जॉब कर रहे हैं, आपको वहाँ रहना ही नहीं है, 3 साल बाद आप वहाँ से बेंगलोर जाओगे, फिर पुणे जाओगे, फिर गुड़गांव आओगे, अलग सिचुएशन है। अदरवाइज एक घर तो पहले लेना ही चाहिए, ठीक है। हाउस, पहला हाउस आपको स्टेबिलिटी के अलावा कॉन्फिडेंस देता है। दूसरा हाउस आपके लिए इन्वेस्टमेंट है, तभी करें जब आपको ठीक रेंटल मिल रहा हो। अपकमिंग मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, थोड़ा सा यहाँ कर सकते हैं। अगर आपके पास अपना एक घर या फ्लैट है तो इन्वेस्टमेंट के लिए दूसरा फ्लैट नहीं लेना चाहिए। आपको लगता है कि मुझे रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, क्योंकि मार्केट में जब हवा चलती है तो लगता है भाई मैंने क्यों नहीं लिया। ज़्यादा बेहतर होगा आप लैंड खरीदें। जितना आप लैंड में इन्वेस्ट करेंगे आपको फ्लैट या मकान के मुकाबले ज़्यादा फायदा होगा। और अगर अप्रूव्ड एरिया में घर है तो वो फ्लैट से भी ज़्यादा रिटर्न देता है इन जनरल। बाकी कई बार कोई प्रोजेक्ट एकदम से उछल जाता है, मार्केट में रेट बढ़ जाता है। नोएडा के रेट बढ़े हुए हैं लेकिन आगरा के रेट तो नहीं बढ़ रहे, ठीक बात है ना। जयपुर के रेट तो नहीं बढ़ रहे लेकिन चंडीगढ़ के रेट भी नहीं, चंडीगढ़ के नहीं बढ़ रहे लेकिन पुणे के बढ़ रहे हैं। तो वो रियल एस्टेट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके लिए बहुत समय चाहिए। बट फिलहाल मैं यहाँ कह रहा हूँ पहला हाउस जरूर होना चाहिए। उसके बाद अगर रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट है तो आप लैंड पे ज़्यादा फोकस करें, या घर अगर आपको ज़मीन वाला मिलता है और वो अप्रूव्ड एरिया में तो वो ज़्यादा बेटर रिटर्न आपको देगा। अगर एक लैंड है तो एग्रीकल्चर लें या अर्बन एरिया में, दोनों जगह बेनिफिट है। ये है। मैं, क्योंकि वैसे तो ये मेरा आखिरी सवाल था, लेकिन क्योंकि आपने ऐसे इन्फ्लुएंसर्स की बात कर ही दी है जो ये कहते हैं कि किराए पे रह लो लेकिन मकान मत खरीदो। अगर मैं ठीक हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी क्योंकि वो बड़े अच्छे मेरे मित्र हैं जो ये बातें कहते हैं और मैंने उनके साथ पॉडकास्ट भी किया है। तो जब मैंने उनकी बात को क्लैरिफाई करने की कोशिश की कि आप ये क्यों कह रहे हैं, तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मेरा ये कहना है कि 25 साल में मत लो, 30 साल में मत लो, 32 साल में मत लो।
अगर हैसियत है तब भी मत लो, 35-40 के बाद ही लो, ये उन्होंने क्लैरिफाई किया। अब क्योंकि ये बात छिड़ गई है तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि आपके मुताबिक अगर मेरा सैलरी और सब कुछ ठीक ठाक है और मेरी हैसियत बन रही है तो मैं 27 साल में भी घर ले सकती हूँ? बिल्कुल लेना चाहिए। देखिए, मतलब मैं लोन में बंध जाऊंगी ना अगले 20 साल के लिए, 27 साल की ही उम्र में एक बच्चा लोन में बंध जाएगा अगले 15 साल या 20 साल के लिए, लेकिन ये एडवाइजेबल है। बिल्कुल, अरे वही तो उसका ग्रोथ का टाइम है। आपको एक और बात बताऊं, हाँ, आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है थोड़ा सा। आजकल एक ट्रेंड है कि शादी 25 में नहीं करनी, 30 में करनी है, 32 में करनी है। मैं कहता हूं आपने जो बेस्ट पार्ट है वो तो छोड़ ही दिया। अगर अभी एक बच्चे को आप 27 साल की उम्र में उसने शादी कर ली, 28 में घर ले लिया, तो उसका एक लाइफ सेट हो गई। आज की जेन जी क्या है, उन्हें जल्दी से अमीर बनना है और उन्हें ये नहीं पता इन्वेस्ट क्या करना है। तो हमने उसको एक सेट दे दिया कि भाई अब तू EMI भरता रहे, एक जगह तेरी इन्वेस्टमेंट हो रही है। एक तरफ एप्रिसिएशन है, अपने मकान में रह रहे हो, और अपने मकान में रहना आज भी इस देश में रिस्पेक्ट का मीनिंग है। देखिए, हम जब कमाते हैं तो हमारे अंदर की बॉडी जो होती है वो काम करे तभी तो हम कमाते हैं। अगर हमारे अंदर कॉन्फिडेंस है तो बेटर कमाएंगे ना। अपना मकान उस कॉन्फिडेंस को कंट्रीब्यूट करता है, आपको भी करता है, आपके फैमिली मेम्बर्स को भी करता है। आप रेंट पर रहें, आपको 3 साल बाद खाली करना है, आपको सोसाइटी में वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती जो किराएदार को वो रिस्पेक्ट नहीं मिलती। मैं यहाँ पे हाँ, प्लस माइनस नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये सच है। लोग कहते हैं अच्छा ये कल तो चला जाएगा, हम इससे दोस्ती बढ़ा के क्या करेंगे। तो उसके लिए पहला घर तो होना ही चाहिए। मैं इस और बात जितना का जल्दी सख्त श्री समर्थन गणेश करें उतना बेहतर, उतना ही बेहतर। क्योंकि हर सपोज करिए आज कोई गुड़गांव में रह रहा है और सपोज वो बाद में लंदन शिफ्ट हो रहे हैं या हैदराबाद शिफ्ट हो रहे हैं, बेच दीजिए। अब तो एक ये भी बड़ा मिथ है कि बेचना बहुत कॉस्टली है, बेचने की ट्रांजैक्शन कॉस्ट 7% है रियल एस्टेट में, है ना। शेयर में भी 3% है, सोने में, सॉरी, सोने में भी 3% है। तो आसानी से घर बिक जाते हैं और आप शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन उसका एडवांटेज आप उस समय कमा चुके होते हैं, आपको धीरे धीरे करके आपका पैसा इकट्ठा हो रहा होता है। आपने 1 करोड़ का लोन लिया और 2 करोड़ का हाउस लिया, जब आप बेचने जाएंगे 4 साल बाद तो पता लगेगा आपका हाउस का लोन सिर्फ 70 का रह गया और बिका वो 2 की जगह 3 का। तो वो एक अलग चैप्टर है, लेकिन वो एडवाइजेबल है। ठीक है, बहुत शुक्रिया सर। और आप जाएं उसके पहले मैं व्यूअर को ये रिक्वेस्ट करूं कि कोई भी आप सवाल मनीष सर से पूछना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। दोबारा जब सर हमारे पास आएंगे तो आपके उसी सवाल को सर से हम पूछेंगे। और आपको इन्वेस्टमेंट के साथ साथ ये तो आपको मालूम चल ही चुका है कि एक एपिसोड में टैक्स की भी सारी नॉलेज मिलती रहेगी। तो टैक्स से जुड़ा हुआ भी कोई सवाल आप अगर चाहे सर से तो वो पूछ सकते हैं। अगली बार जब हमारी मुलाकात होगी, बहुत व्यस्त रहता है वैसे सर का स्केड्यूल, बट फिर भी हम कोशिश करेंगे कि हमें समय भी मिल सके और आपके सवाल का जवाब भी मिल सके। थैंक यू सो मच सर, ज्ञान चक्षु खोलने के लिए, खास करके सोने और चांदी के मामले में। थैंक यू। आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच।